16 जुलाई 1945। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और इतिहास में पहली बार इंसानियत को तबाह कर देने वाला परमाणु हथियार मैदान में उतर चुका था, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। इस परमाणु बम को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जिन्हें जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि इसी हथियार के जरिए हैवानियत और शैतान इंसान का चोला उड़कर बेबस और लाचार इंसानों का कत्लेआम करेगा। जब उन्होंने इसकी तबाही को अपनी आंखों से देखा तो ये तारीखी जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी परमाणु बम ने ओपेनहाइमर को विनाश और तबाही के दाहने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी पर देशद्रोही और गद्दारी का इल्जाम क्यों लगा दिया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत किए, लेकिन उनको इतिहास में हमेशा द फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से याद रखा जाएगा। ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इनके माता पिता जर्मनी से थे, जो बहुत खुशहाल और यहूदी परिवार से थे। ओपेनहाइमर अपने बचपन में माइक्रोस्कोप से खेलते थे और उससे बैक्टीरियाज को देखते थे, और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही केमिस्ट बनने का सपना इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। एडमिशन मिलते ही वो बीमारी की वजह से पूरे 1 साल तक क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, और 2 साल में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन से फिजिक्स में भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जहां वो 1936 तक पूरी तरह प्रोफेसर बन गए। जिसके बाद ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर साइंस से जुड़े कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन यहाँ तक इनका परमाणु बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मगर इसके बाद जब यूरोप में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज किया तो जर्मनी समेत कई देश न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुड़ गए। अब यहाँ होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की एंट्री। आइंस्टाइन ने हिटलर का खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर के जरिए आगाह कर दिया कि जर्मन वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने की दौड़ में कामयाब हो सकते हैं, और हिटलर इस तरह के हथियार को बनाने से ज्यादा चलाने के लिए तैयार है। लिहाजा यह हथियार जर्मनी से पहले अमेरिका को बनाना होगा, वरना कल को हिटलर हम पर भी हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का यह लेटर पढ़कर रूजवेल्ट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस आर्मी को ऑर्डर दिया कि परमाणु बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए। इस फेमस प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। माना जाता है कि अगर आइंस्टाइन ने वो खत रूजवेल्ट को ना लिखा होता तो शायद परमाणु बम कभी बन ही नहीं पाता। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, इसलिए कि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस लेटर के जरिए आगाह किया था। लेकिन यूएस आर्मी ने उन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनकी अमन पसंदी और सेलिब्रिटी स्टेटस ने उन्हें सिक्योरिटी रिस्क बना दिया है। यही वजह है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर के हवाले कर दिया गया। इन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि ये दोनों यहूदी थे और दोनों ये नहीं चाहते थे कि परमाणु बम हिटलर के हाथ लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हिटलर यहूदियों से इस कदर नफरत करता था कि उनका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा कर रख देता। अमेरिका को यह डर था कि अगर उनसे पहले जर्मनी परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया तो इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरफ जर्मनी जा रहा था ये कदम उठाना जरूरी भी लग रहा था, और दूसरी तरफ जापान भी हथियार डालने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि रूजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, मगर ये सब इस बात से बेखबर थे कि इसको बनाने का अंजाम कितना खतरनाक निकलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको का रेगिस्तानी इलाका लॉस एलमस को चुना गया, जहां पूरा का पूरा शहर बसाया गया। इस दूर दराज इलाके को इसकी तन्हाई के लिए चुना गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अमेरिका एक राज रखना चाहता था। अमेरिकन हिस्ट्री में इससे ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट को सीक्रेट नहीं रखा गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1939 में मामूली तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अपने चरम पर लगभग 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला, जिसमें $2 बिलियन का खर्चा आया, जो कि आज के हिसाब से $25 बिलियन के बराबर है। 90% से ज्यादा खर्चा कारखानों को बनाने
और फिसाइल मटेरियल को बनाने के लिए किया गया, जबकि 10% से भी कम में हथियारों को बनाया गया। इसे इतना सीक्रेट रखा गया कि यूएस की सरकार में लगभग किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जब रूजवेल्ट की अचानक मौत के बाद जब ट्रूमन राष्ट्रपति बने तब उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ काम करने वालों को बहुत ही जांच पड़ताल के बाद चुना गया था, जिसमें वैज्ञानिक, मैथमेटिशियंस, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ, लेबरर सब शामिल थे। ये लोग बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में रहते थे और इन्हें एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर साइन करवाया गया, जिसके मुताबिक वो अपने काम के बारे में अपने फैमिलीज के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते थे। इन लोगों ने यहाँ एक अलग जिंदगी गुजारी, जहाँ सभी काम करने वाले आपस में मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना मना था। यहाँ किसी को भी उनके नाम से नहीं बल्कि कोड नेम से पुकारा जाता और बातचीत पर कड़ी निगरानी की जाती। इस प्रोजेक्ट की कड़ी सुरक्षा के लिए सिर्फ आईडी कार्ड का होना काफी नहीं था। यहाँ आने वाले खत, मेल और किताबों से लेकर गुफ्तगू तक और जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखी गई। यहाँ तक कि इस इलाके में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी सिटी नेम और एड्रेस के बजाय सिर्फ PO Box 1663 लिखा होता। ये सब करने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया से पोशीदा रखा जाए और परमाणु बम से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो सके। दोस्तों, मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही ओपेनहाइमर न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लिया जाए तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है, जो है 238। अब वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन क्वांटिटी में एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो दूसरे नए यूरेनियम 235 से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रोसेकंड्स के अंदर ही हो जाता है, जिसका निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक नॉर्मल TNT से कंपेयर किया जाए तो हाथी को चूंटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा ले कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां उड़ा दी थी, इतनी ही तबाही अगर TNT से करनी पड़ जाए तो अमेरिका को 1.5 करोड़ kg TNTs गिराने पड़ते। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको उठा ना पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। यही वजह है कि रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया, जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था, और ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239, जिसको आज इस्तेमाल करने या प्रोड्यूस करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। बरसों की रिसर्च और राजदारी के बाद आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार हो चुका था और अब इसको टेस्ट करना था। ओपेनहाइमर पहले परमाणु बम टेस्ट के इंतजार में कंट्रोल बंकर में बैठे थे और काफी नर्वस थे। ये परमाणु टेस्ट लॉस एलमस के 340 किलोमीटर दूर किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। 1945 का वो दिन ओपेनहाइमर के लिए जिंदगी का सबसे फैसलाकुन लम्हा था। जैसे जैसे धमाके का वक्त पास आता जा रहा था, ओपेनहाइमर का तनाव बढ़ता जा रहा था और उस वक्त वो बमुश्किल ही सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ, उस धमाके से सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई और इस धमाके के साथ ही ओपेनहाइमर ने जिस ताकत को रिलीज होते देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। धमाके से इतना तेज झटका पैदा हुआ कि इस झटके को 160 किलोमीटर तक महसूस किया गया था। अब एक नए दौर का आगाज हो चुका था, जहां इंसानियत को तबाह कर देने वाला हथियार इंसानों के हाथ लग चुका था।
death, the destroyer of worlds. इंसानियत पर इसका क्या असर होगा, ये जाने बगैर अमेरिका ने अगले ही महीने इसे जापान पर इस्तेमाल कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम से हुआ यह धमाका इंसानी तारीख में सबसे खतरनाक साबित हुआ, जिसकी वजह से हिरोशिमा के एक ही शहर के तकरीबन 70 से 80 हजार मासूम लोग मारे गए। ये परमाणु बम 45 सेकंड हवा में रहने के बाद फटा था, जिसने 50,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। पलक झपकते ही हिरोशिमा की धरती राख में बदल गई। और अमेरिका इतने में ही नहीं रुका, बल्कि इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर भी दूसरा बम गिरा दिया, जिसके धमाके में तकरीबन 74,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद जापान ने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो गया, जिसके बाद दुनिया को साइंस की ताकत का अंदाजा हुआ, जो परमाणु हथियारों की सूरत में देखा गया। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओपनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे खुश हुआ होगा और इनको नोबेल प्राइज भी देगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। इन दोनों हमलों का घातक अंजाम देखकर ओपनहाइमर का दिल दहल गया। ओपनहाइमर इस तबाही के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगे। ओपनहाइमर इस खतरे के बारे में फिक्रमंद थे कि साइंटिफिक इन्वेंशंस इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर सकती है, और उन्होंने पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट की कि इसके बाद कोई भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे। उन्होंने ये भी मांग की कि परमाणु हथियारों को बैन कर दिया जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 1945 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक पूरी दुनिया को परमाणु बम का धमाका सुना दिया। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा किसी को नहीं था, और सबका शक ओपनहाइमर पे ही गया, क्योंकि उनकी बीवी और उनका भाई दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे। FBI को शक था कि वो खुद भी इस पार्टी के मेंबर है, लेकिन ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओपनहाइमर 1940 के पहले से ही FBI की कड़ी निगरानी में थे। उनके घर और ऑफिस में गड़बड़ी की गई, उनका फोन टैप किया गया और उनका मेल ओपन किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर पर इल्जाम लगा दिया कि वो सोवियत यूनियन के एजेंट है, और उनके और कोई भी सरकारी या मिलिट्री सीक्रेट्स के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई, यानी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस सस्पेंड कर दी गई। इस तरह फादर ऑफ एटॉमिक बम को पूरी दुनिया में जलील कर दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसका कोई फायदा ना हो सका। अगले कई साल ओपनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और सरकारी प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद 1959 में ओपनहाइमर को नोबेल प्राइज विनर्स की सेरेमनी में इनवाइट किया, जहां उनको बताया गया कि अगर वो चाहे तो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको वापस मिल सकती है, लेकिन ओपनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि ओपनहाइमर बेकसूर है, यही वजह है कि उसने उन लोगों का पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दिया जिनकी वजह से ओपनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस उनसे छीन ली गई थी। 18 फरवरी 1967 में ओपनहाइमर की थ्रोट कैंसर से मौत हो गई, जिसके 1 साल पहले उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था। आखिरकार उनकी मौत के 55 साल बाद अमेरिका ने 2022 में उनकी वफादारी पर मोहर लगाते हुए उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को बहाल कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।